इंटो के मैंने नाम दिए। क्यों दिए? क्योंकि मुझे अलग अलग जगह कुछ खास चीज़ें नज़र आई। ठीक है, क्या वो खास चीज़ें उनको हम समझेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल आप बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट बनाना। क्या है खास बात? ओ से ए तक लीनियर बनाना, स्ट्रेट लाइन, फिर हल्का सा कर्व, और फिर तो ये जिगजैग है, और इसी शेप को आप रिपीट कर दो। ठीक है, इसी शेप को रिपीट कर दो। मतलब खास बात ये, ओ से ए तक लीनियर बनाना। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बनाया ये एक्सपेरिमेंट ही निकला। भगवान ने माइल्ड स्टील को ऐसा ही बनाया था, और माइल्ड स्टील इसी तरह से ब्रेक हुआ। अब हमें उसके रीजंस को समझना है। तो अब टॉपिक समझो ना हमारा क्या है। हम भगवान से बहस थोड़ा ना कर रहे हैं। भगवान ने किसी चीज को बना दिया, ऐसा ही बनाया, अब उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो नोट करो पहले यहाँ तक, और कोई डाउट हो तो भाई तुरंत पूछ लेना। बस ये मत पूछना कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, उसने जो बनाया हम उसे समझ सकते हैं। अब मुझे बताओ, सभी को टेंशन टेस्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कुंदन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हम आएंगे थोड़ी देर में। भाई यहां तक ये प्लॉट बना लो, और किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। और मुझे ये भी बता दो कि वो जो टेस्ट का वीडियो देखा है वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तभी तो मजा आएगा, फीलिंग के साथ पढ़ोगे तो। यस, डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ये हम बेंडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग सभी को समझ में आ गया। देखो, बेंडिंग में जब कोई चीज बेंड होती है तो हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अलग अलग जगह के नाम अलग अलग है ना यार। और जब कोई बॉडी पुल पुश होती है, मतलब खींचोगे तो लंबी होगी, उसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन। दबती है, डिफॉर्मेशन। नाम अलग जगह के अलग अलग हैं। ठीक है, खास बात यह है माय डियर, इन सब बातों के बीच में भूल मत जाना, ओ से ये तक लीनियर बनाना है, ये सबसे खास बात है। बिल्कुल ऐसा ही शेप रिपीट करना। शिव गौतम, स्टील टेंशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? उसका एरिया तो कम। किसने कहा कि टेंशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, मोर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन। नॉट इवन स्टील, जितने भी दुनिया के मटेरियल हैं सभी कंप्रेशन में ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे वो डक्टाइल हो, चाहे वो डक्टाइल हो, दुनिया का कोई मटेरियल कंप्रेस करने पे ज्यादा लोड झेल सकता है।
यस, बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता श्रीवास। अब इस पे आते हैं, डोंट वरी। पहले तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। 1 मिनट और दे रहा हूँ जो लोग लिख रहे हैं, भाई प्लॉट बना लो भैया, फिर आगे की बात करते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है आज का चैप्टर है थ्योरेटिकल, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब यहीं पे पूरा सोम खड़ा हुआ है। लास्ट 1 मिनट। प्रिंस कुमार, उसके कुछ डिफरेंट फैक्ट हैं, दो सब्जेक्टों को अलग अलग मत जोड़ो, कुछ कंडीशंस हैं। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि इन रीजन्स को नाम दे देते हैं। और उसके पहले एक और खास बात बताता हूं। स्ट्रेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यार इतना तो सब लोग जानते ही हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। जो सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो आंसर होता है लोड डिवाइड बाई एरिया। लेकिन आज बात क्लियर हो चुकी कि वो लोड लिखते जरूर हो, लेकिन वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फिर एक और बात कि सर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान सुनो। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स तो मुझे समझ में आ गया कि P है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात समझो, एरिया। सो माय डियर, कैन यू फील कि एरिया ऑफ दिस कंपोनेंट इज वेरिएबल। इनिशियली इट इज AI एंड फाइनली इट इज AF। तो एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में कौन सा एरिया भरें? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप कॉन्सेप्ट समझो ना कहाँ से है। तो आप बचपन से पढ़ते हैं लोड डिवाइड बाई एरिया, बचपन से नहीं, मान लो 12th से पढ़ते हैं लोड डिवाइड बाई एरिया। लेकिन एरिया कौन सा होता है यार? एरिया तो लगातार चेंज हो रहा है। तो माय डियर, अंदर की बात बताता हूं मैं आपको कि स्ट्रेस भी 2 तरीके की होती है। बिल्कुल, एक होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेते हो तो एरिया लेते हैं इनिशियल वाला, मतलब P/A। और एक होता है ट्रू स्ट्रेस। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया। ये हो गया P/AF। फिर आप कहोगे सर हमने तो बहुत सारा कॉलेज में भी सर पास हो गए हम। हमने कहा भाई पास तो हो गए, लेकिन सर आज तक हमने हमेशा स्ट्रेस लिखा देखा है। उसने तो हमें बताया ही नहीं कि ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब कैसे माना जाए? बहुत सिंपल यार माय डियर। स्ट्रेस का मतलब हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस को बोला जाता है। स्ट्रेस का मतलब हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस को बोला जाता है। मतलब हम पूरे सब्जेक्ट में जब तक ट्रू स्ट्रेस लिख के नहीं देता है ना, तब तक हम इस नीचे वाली स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे। नीचे वाली स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे। और इस स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और इंजीनियरिंग लिख देते हैं। और इसको भी सिग्मा से डिनोट करते हैं और ट्रू लिख देते हैं। क्या बात समझ में आई? मतलब कोई स्ट्रेस बोलता है हमेशा इंजीनियरिंग वाले। अरे क्यों सर ऐसा क्यों, इसे क्यों नहीं माना? अरे माय डियर, बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ
एनालिसिस करोगे, अलग अलग समय पे अलग अलग एरिया होंगे, कौन सा एरिया लोगे उसी में पागल हो जाओगे आप। तो चीजों को सिंपल बनाया गया ताकि हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सके ना यार। ट्रू वाली एग्जैक्ट है, लेकिन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए हमेशा स्ट्रेस में इनिशियल एरिया लिया जाता है। सिमिलरली स्ट्रेन की डेफिनेशन वगैरह हम सब आगे देखेंगे। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ, लेकिन फिर वही फंस गया, लेंथ इज ऑल्सो वेरिएबल। सो सिमिलरली स्ट्रेन भी दो तरीके की होती, इंजीनियरिंग स्ट्रेन लोगे तो इनिशियल लेंथ, मतलब यहाँ का फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया LF माइनस LI डिवाइड बाई LI। अच्छा, या इसे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। और ट्रू होगा अगर ट्रू स्ट्रेन होगा अगर तो होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई फाइनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई फाइनल लेंथ। लेकिन अगर यहां पे आप LF माइनस LI डिवाइड बाई LF ये कर सकते हैं, पर माय डियर थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही। पर हमें जब भी बात करनी है, मतलब दो चार चीजें और बतानी, जब भी हमें बात करनी है स्ट्रेन वर्ड लिखा जाएगा तो हमेशा इंजीनियरिंग की बात होगी, हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें जब तक ट्रू स्ट्रेन ना लिख दे तब तक नीचे वाली बात के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। फिर एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, ट्रू स्ट्रेन वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब इतनी बात हुई है तो एक मैं इसका फॉर्मूला भी बता ही देता हूँ। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें तो थोड़ा सा टिपिकल है, और कोई खास टिपिकल नहीं है, कि भाई किसी भी समय पे अलग अलग समय पे लेंथ अलग अलग है, अलग अलग समय पे लेंथ अलग अलग है, तो चेंज इन लेंथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे DL हुआ, चेंज इन लेंथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे DL हुआ, और उस समय की लेंथ थी L। आप सोचो ना, अलग अलग समय पे लेंथ अलग अलग है, वेरी कर रही है लेंथ, तो एक DL का चेंज आया, लेंथ थी L, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, सारे को जोड़ दो, कहां से कहां तक, LI से LF तक, LI से LF तक। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना आसान नहीं, पर याद कर लो ना, ये सब गेट वेट वाले पढ़ते हैं, तो हो जाता है LN L फाइनल डिवाइडेड बाई L इनिशियल। तो उतना आसान फॉर्मूला नहीं है सिंपली। उसकी वजह समझो ना आप, कि हर एक समय पे लेंथ लगातार चेंज हो रही है, तो ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, क्योंकि उसी समय की लेंथ लेनी है, हर एक समय की लेंथ अलग अलग है ना यार। तो टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सिलेबस के बाहर है, पर एक फॉर्मूला याद रखना, मतलब ट्रू स्ट्रेन थोड़ा कठिन निकलता है, इतना आसान नहीं होता है, नोट करो। पर हमें हमेशा बात किसकी करनी, इंजीनियरिंग की। स्ट्रेन का मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस।
बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो भाई। भाई ऋषिकेश जी देखिए, पढ़ाया तो उसी स्पीड से जाएगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट नए भी हैं और हो सकता है आप पहले 2-3 सब्जेक्टों में पढ़ चुके हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर। पर क्या कर सकते हैं यार, मैकेनिकल वाले भी हैं बेचारे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। हाँ, इस टॉपिक के बाद हम लोग कई और चीज़ें भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचो भाई। मैं तो फास्ट पढ़ा दूं, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत है ना। कई सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। आपने पढ़ लिया, RSCC में भी पढ़ लिया, स्टील में भी पढ़ लिया, थर्ड टाइम चल रहा है, मानता हूँ, बट डोंट वरी। पर कुछ नई चीज़ें जरूर आएंगी सामने। डन, ओके, कंप्लीट। मिटा देते हैं इसको फिर, इसलिए जल्दी मत करो बस, ठीक है? सबके लिए सोचना पड़ता है। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी कर्व पे आते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ आप मुझे, जैसे मैं कहूँ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का मतलब हो गया लोड डिवाइड बाई इनिशियल एरिया। स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसका मतलब हो गया डेल्टा डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो अब एक चीज समझो, AI इज कांस्टेंट क्योंकि इनिशियल एरिया तो बदलेगा नहीं। Li इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप एक बार बताओ, इतना तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी कि एक प्लॉट अगर बना हुआ है x और y में, और अगर x में एक कांस्टेंट डिवाइड कर दें और y में भी एक कांस्टेंट डिवाइड कर दें, तो उसकी शेप में लुक वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसी को हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व भी बोल सकते हैं। तो जो कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन में बना, या लोड डिफॉर्मेशन जो बना, वही स्ट्रेस और स्ट्रेन बनेगा। ऑब्वियसली ये बात मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की कर रहा हूँ, ठीक है? तो जल्दी से रीजन्स को भी नाम दे देते हैं। OA, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। या इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। O से B तक बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। प्रिंस कुमार, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर कंप्रेस करोगे तो उल्टा होगा ना। ठीक है, C डैश या B पॉइंट को बोल सकते हैं C डैश अपर यील्ड पॉइंट, और C को बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट।
पॉइंट, सी से डी के रीजन को बोलेंगे, सी से डी के रीजन को बोलेंगे प्लास्टिक रीजन, डी से ई के रीजन को बोलेंगे डी से ई के रीजन को बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ई पॉइंट को बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट, ई से एफ को नेकिंग रीजन, और एफ को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। जल्दी से पहले यहां तक लिख लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी तक मैंने नाम दिया है। डेल्टा, अंकित कुमार डेल्टा लिखा है। डेल्टा का मतलब है डिफॉर्मेशन। एलएन का मतलब है लॉग बेस ई। यार लॉग बेस ई को एलएन कहते हैं, पता नहीं, मतलब इतना भी नहीं आता। लॉग ई बेस को एलएन लिखा जाता है। लॉगरिथमिक, प्रिंस कुमार ट्रू स्ट्रेस ऑलवेज ग्रेटर होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। ऐसा क्यों है? जब कंप्रेस करोगे तो एरिया घटेगा थोड़ी ना, बढ़ेगा। ऐसे क्यों प्रेडिक्ट करो? मैंने बोला तो टेंशन में आप बोल सकते हो, कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ट्रू बड़ा होता है। अरे जब पुल कर रहे हो तो एरिया घट रहा है तो ट्रू वाली ज्यादा होगी। जब कंप्रेस करोगे तो एरिया बढ़ेगा। भाई दबाओगे ना तो लेंथ कम होगी, एरिया बढ़ेगा। तो इंजीनियरिंग, समझ गया, इंजीनियरिंग वाली ज्यादा होगी। कुछ भी प्रेडिक्शन कर लेते हो। और ऐसे क्वेश्चन नहीं कोई पूछता कि ये बड़ा होता है वो बड़ा होता है। मैं खुद ही बताऊंगा क्या पूछा जाता है। कंप्लीट रीजन के नाम अब सबके बारे में जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। अभी आपने प्रिंस कुमार एक बात लिखी ना कि टेंशन और कंप्रेशन में इसका बिहेवियर सेम होता है, तो हर टेस्ट थोड़ा ना पढ़ेंगे। लेकिन अगर टेंस करोगे तो आप सही है। चलो जल्दी से नोट करो, आगे की बात फिर करते हैं क्विकली, लास्ट 1 मिनट। उसी पे आ रहे हैं अभी, हर एक पॉइंट को समझेंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में क्या अंतर है। क्या हम शुरू करें?
अब बहुत ध्यान से चीजों को बढ़िया से लिखना है, कंफ्यूजन फ्री होके लिखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओए पे आते हैं। नाम तो आपने लिख ही लिया, हुक्स लॉ। नाम तो आपने लिख ही लिया, हुक्स लॉ। CD का मतलब है प्लास्टिक रीजन या परफेक्टली प्लास्टिक रीजन ही बोलते हैं। CD का मतलब है प्लास्टिक रीजन या कभी कभी परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, शॉर्टकट में प्लास्टिक रीजन ही बोल देता है। भाई कुछ लोग पढ़ चुके हैं तो वो आगे आगे ना बोलें, मतलब कुछ लोग RCC और स्टील में हो सकता है पढ़ चुके होकर, तो थोड़ा वेट कर लो यार। मतलब कई सारे नए स्टूडेंट भी हैं, सबका ध्यान रखो, रिवाइज हो जा रहा है आपका। थोड़ा आता है तो जरूरत क्या है कि आप लिख के ही बताओ मुझे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, तो रिवाइज हो जाएगा तो क्या बुराई। इसके बाद फिर हमारे नए कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे, बस 10 मिनट वेट करिए। डन, ठीक है। हुक्स लॉ पे आते हैं। देखिए ये क्या है, क्या UTM मशीन लोड को इंक्रीज कर रही है, लोड इज इंक्रीज बाय UTM मशीन, या स्ट्रेस क्या तो बढ़ रहा है, क्योंकि लोड और स्ट्रेस तो सेम ही हो गया, क्योंकि एक कांस्टेंट ही तो डिवाइड करना है, AI। तो ये वो पॉइंट है A, आखिरी पॉइंट, उससे तो शुरू हुआ, A तक गया, तो A वो आखिरी पॉइंट है कि जब आप लोड को बढ़ाओगे तो डिफॉर्मेशन लोड के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब 1 किलोन्यूटन लोड लगाया, जितना डिफॉर्मेशन था, मान लो डेल्टा था, तो 2 किलोन्यूटन लगाया तो डिफॉर्मेशन 2 डेल्टा होगा। मतलब लीनियरली वेरी करेगा, या स्ट्रेस लीनियरली वेरी करेगी। मतलब हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या कह सकते हैं लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ठीक है। फिर दूसरी बात, नंबर 1, सो स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विथ स्ट्रेन। इस बात को शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस वेरीज लीनियरली, स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विथ स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जब आप इसको पुल कर रहे हो, पुल किया आपने, लेंथ बढ़ी, एरिया घटा, लेकिन माय डियर होता यह है कि लेंथ बढ़ी, एरिया घटा, लेकिन लेंथ ज्यादा बढ़ती है, एरिया कम घटता है। तो लेंथ और एरिया में अगर लेंथ ज्यादा बढ़ी और एरिया कम घटा तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस, कंपोनेंट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। जल्दी से लिख लो, OA के बारे में कहानी क्लियर हुई। OB पे आ जाते हैं। OB OB पे आ जाते हैं। अच्छा, OB को भी हम लोग 2 पार्टों में देख सकते हैं, OA फिर AB। तो OA तो पढ़ ही चुके हैं,
तो अगर OB के बारे में जानना है तो OA तो पढ़ ही चुके हैं, AB और पढ़ लें तो काम खत्म। ठीक, तो यहां तक तो हम जानते हैं कि वेरिएशन लीनियर होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। लेकिन अब क्या होता है, अगर आप गौर से देखें अपने ग्राफ में दिख रहा है कि अब लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। देखो स्ट्रेन स्ट्रेस कंपेयर में थोड़ा ज्यादा बढ़ती, यहाँ तो लीनियरली बराबर प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रेन के बढ़ने का रेट फास्टर होता है। ग्राफ झुक गया है ना, ऐसे जा रहा है। तो अब मैं बात करता हूं अगर OB के बारे में, तो OB को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक रीजन बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक रीजन बोलते हैं। और यहां की सबसे खास बात यह है कि टिल पॉइंट B, मतलब B पॉइंट तक अगर आप लोड को रिमूव कर दें, जैसे मशीन पुल कर रही थी तो लेंथ इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद अगर आप रिमूव कर दें, लोड हटा दें, तो मेंबर जो है ना अपनी ओरिजिनल शेप को लौट आएगा। लेकिन अगर B पॉइंट के ऊपर आप चले गए, लोड और ज्यादा बढ़ा दिया या स्ट्रेस B पॉइंट से ऊपर कर दी, फिर आप लोड हटाओगे तो मटेरियल अपनी शेप पे लौटेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं लौटेगा। जैसे मैं बहुत सिंपल बात बताता हूँ, जैसे मान लो ये 10 mm है और मैंने इसको पुल किया B पॉइंट तक, B पॉइंट तक का लोड लगाया और छोड़ दिया, तो ये 10 का 10 ही हो गया। लेकिन जब मैंने लोड को मैंने B पॉइंट से ऊपर ले गया और फिर मैंने लोड को रिमूव किया, सो दैट विल रीगेन इट्स शेप, बट ओरिजिनल रीगेन नहीं हो पाएगी। अब इसकी लेंथ जो बचेगी फाइनली लोड हटने के बाद, रिमूवल ऑफ लोड 11 mm बढ़ गई ना। B पॉइंट के बाद यही होता है, पर हम तो B पॉइंट के अंदर है। तो टिल पॉइंट B material regain its original shape till point B material regain its original shape after रिमूवल ऑफ लोड। मतलब B वो आखिरी पॉइंट है जहां पे मटेरियल पे लोड हटा दो तो अपनी ओरिजिनल शेप को ले आएगा, वापस कर देगा। अगला पॉइंट OA तो जानते हैं, AB के बारे में लिख लें कि इन AB रीजन strain increases at faster rate. Strain increases at faster rate. AB है, B लिखा है भैया, ये B आर्या पता नहीं क्या देखते हैं, बोल भी रहा हूं। faster rate compared to stress। ठीक है, नोट करो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज। यहां भी वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सोचो अगर हम इसको P से पुल करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया AI है, और इसको पुल किया आपने, ऐसा हो गया, तो नया लेंथ हो गया LF, नया एरिया हो गया AF। तो वॉल्यूम क्या होता है,
एरिया इंटू लेंथ, ये इनिशियल था, फाइनल वाला एरिया इंटू LF, ये होगा वॉल्यूम। तो मैं कह रहा हूं कि लेंथ और वॉल्यूम, भाई ये लेंथ बढ़ी, एरिया घटा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। क्यों? भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया। ये मुझसे मत पूछो ऐसा क्यों होगा, मटेरियल ऐसे ही होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम पढ़ो ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं चैप्टर को, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, बी तक, बी रीजन तक वॉल्यूम बढ़ता है। समझ गए नदीम? Till point B, material regain its original shape after removal of load. लोड हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, सी डैश पे। सी डैश का नाम है अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अनस्टेबल पॉइंट है। अनस्टेबल पॉइंट ये है कि सी डैश पॉइंट तक, मतलब सी डैश पॉइंट तक ये मैक्सिमम वो रेजिस्टेंस है, वो लोड है, जब तक उसके अंदर अच्छे से अच्छा खासा डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता। सी डैश वो मैक्सिमम लोड है जो मटेरियल बिफोर लार्ज डिफॉर्मेशन बियर कर सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर डिफॉर्मेशन एकदम से बढ़ गया। ये अनस्टेबल पॉइंट होता है, मतलब ये आखिरी लिमिट है, बस सी डैश पे लोड पहुंचा, मतलब ये अनस्टेबल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है ना अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, मतलब ये वो है जहां से मटेरियल के अंदर स्लिप शुरू होता है, मटेरियल के अंदर लेयर बाय लेयर स्लिपिंग शुरू हो जाती है। वो स्लिपिंग शुरू होने का इनिशियल पॉइंट है। तो एक्चुअली जो असली यील्ड पॉइंट है वो सी डैश को नहीं माना गया, सी को माना गया, क्योंकि सी डैश पे तो वो बस आखिरी लिमिट तक पहुंचा, टिका नहीं, टिका तो सी पे। ठीक है, तो सी डैश के बारे में लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ क्योंकि कई सारा स्टेटमेंट है, मैं कितना लिखता रहूंगा। तो सी डैश के बारे में लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ। मटेरियल के अंदर स्लिपिंग स्टार्ट होने के पहले जो मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है मटेरियल, वो सी डैश है। अनस्टेबिलिटी है, जैसे ऐसे सोचो ना, आपको एक रस्सी पकड़ा दूं और मैं खींचूं, सोचो एक आखिरी लिमिट होगी जब रस्सी आपके हाथों से स्लिप होने वाली होगी, तो जी वो आखिरी पॉइंट है, फिर तो स्लिप हो ही जाएगी ना। लिखिए जल्दी से, अपर यील्ड पॉइंट इज
upper yield point is the maximum load, upper yield point is the maximum load at which deformation start. Upper yield point is the maximum load at which deformation start, comma, starting of deformation means dislocations are start moving within the material. Full stop. As slippage takes place within the material, as slip, SLIP, it takes place within the material, it offer less resistance to the material, hence curve fall to slightly less stress, offered, known as lower yield point. मतलब सी डैश पे वो मैक्सिमम लोड हमने लगाया, उसके अंदर स्लिप शुरू हुई, बट एक्चुअली वो स्लिप होने से रेजिस्टेंस हल्का सा गिरा, मतलब सी डैश पॉइंट टिक नहीं पाया। सी डैश पे लोड हमने पहुंचाया, रेजिस्टेंस मटेरियल ने ऑफर किया, उसके अंदर स्लिप शुरू हुई तो रेजिस्टेंस गिर गया, सी पे पहुंच गया, और इसीलिए असली यील्ड पॉइंट सी को ही माना गया। सी डैश अनस्टेबल पॉइंट है। तो अगले पॉइंट के बारे में लिखिए सी। सी का नाम है लोअर यील्ड पॉइंट, या एक्चुअल यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम मानेंगे कि सी के बाद लार्ज डिफॉर्मेशन शुरू होंगे, और इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस अप टू सी पॉइंट तक वॉल्यूम बढ़ता है। सी पॉइंट तक कंपोनेंट का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, पर माय डियर इसके बाद अब मटेरियल के अंदर स्लिप होने लगता है, लेयर्स खिसकने लगती हैं, तो अब इसके बाद वॉल्यूम
हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाता है। मतलब सोचो कितनी अंदर की बात है कि अगर हम लोड लगाएंगे तो कुछ समय तक वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर हमेशा के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अगले रीजन पे, C2D में। C2D का नाम पहले लिख चुके हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि मटेरियल अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन मटेरियल अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन with smaller load change, small load change मतलब जरा सा लोड बढ़ाओगे तो मटेरियल बहुत सारा चेंज हो जाएगा, लार्ज डिफॉर्मेशन हो। ठीक है, अगला लिख सकते हैं कि स्लिपेज अलोंग द ऑब्लिक प्लेन slippage along the oblique plane, OBLIQUE, oblique planes occur due to shearing। shearing की वजह से स्लिपेज होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट। जल्दी से लिख डालो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Yes, Prince Kumar, just start. So resistance will decrease, but actually जो complete slippage start होगा, that is after point C, and that point is known as lower yield point। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Slippage along the oblique plane occur due to shearing। अच्छा, oblique plane भी लिख सकते हैं at 45 डिग्री, 45 डिग्री के प्लेन से स्लिपेज होता है। डन। आ जाते हैं D2E, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये 45 डिग्री वाले प्लेन पे स्लिपेज कैसे होता है, ये चीज हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस करके एक चैप्टर आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि 45 डिग्री ऑब्लिक प्लेन का मतलब समझ लो, कोई लोग ऑब्लिक प्लेन ही नहीं जानते होंगे। जैसे ये एक बॉडी है, नोट ना करना, तो ये वाला जो प्लेन होता है एरिया वाला, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल प्लेन।
शॉर्टकट में ऐसे ही लिखा जाता है, बुक में भी ऐसे ही लिखा होता है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, क्रॉस सेक्शनल TIONL प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन के अलावा कोई भी और प्लेन हो, जैसे ये वाला प्लेन, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन, और ये इससे कितने डिग्री अप्लाई कर रहा है, थीटा डिग्री। थीटा कुछ भी हो सकता है, हर प्लेन को ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे, लेकिन स्लिपेज जहां होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे ही क्यों होती है, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया, लेकिन हाँ एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। ऑब्लिक प्लेन का मतलब समझ में आ गया। कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, सुना भी तो करो यार, फिर मैं लिखा नहीं करूंगा, मैं बोल बोल के लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखने में समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, अब सुनते हो नहीं, बस लिखने में लगे रहते हो। अब वो डिजिटल बोर्ड होता ही ऐसा है कि लिखने पे थोड़ा सा, और ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। सुना भी करो अच्छे से। तो ये 45 डिग्री के प्लेन में स्लिपेज होता है। चलो डी से ई जो है अब मैं बोल देता हूं। तो डी से ई में स्ट्रेन हार्डनिंग में, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है कि मटेरियल के अंदर उसके ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे आप किसी वायर को खींचो तो थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका ग्रेन का, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पहले से अब ज्यादा देगा। लिख लीजिए इस बात को। लिखिए, आफ्टर स्लिपेज material undergo change in crystalline structure. Material undergo crystalline structure. Hence the resistance offered by material is increased. ई पॉइंट पे आ जाओ, अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। और ई की जो स्ट्रेस होती है उसे सिग्मा यूटी बोलते हैं या एस यूटी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। Hence the resistance of component is increased. ज्यादा रेजिस्टेंस देने लगता है।
रेजिस्टेंस देने लगता है, इंक्रीज्ड। सिग्मा यूटी बोलते हैं या एस यूटी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। इंक्रीज्ड। ठीक है, लिखिए ई पॉइंट के बारे में। देखिए एट द पॉइंट ई, एट द पॉइंट ई स्लिपेज समझ में नहीं आया सर, एक्चुअली क्या मतलब? स्लिपेज का मतलब होता है कि मटेरियल लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर खिसकना शुरू कर देता है। जैसे अभी आपने, अगर मैं मान लीजिए इसको प्रेस करूं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये खिसक के फेल हो जाएगा, इस तरह से ये स्लिप हो गया, यहाँ से ये स्लाइड कर जाएगा, इसी को बोलते हैं स्लिपेज। कितने डिग्री से हुआ? 45 डिग्री से। पुल करोगे तो भी 45 से होता है, ठीक है। पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा पढ़ते हैं स्लिपेज, बर्जर वेक्टर वगैरह, मटेरियल साइंस होता है टॉपिक। पर यार सोचो ना, इसको दबाओगे तो यहाँ पे मटेरियल जो है स्लिप हो जाएगा ऐसे, 45 डिग्री पे होता है, लिखा भी है आपने। पर ये सब मत नोट करो क्योंकि ये सिविल वालों के लिए जरूरी नहीं है, और मैकेनिकल वाले इसको डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस में। समझ में आ गया संकेत? ठीक है। एट द पॉइंट ई द लोड इज रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एट द पॉइंट ई द लोड इज reaches to its maximum value, the load is reaches to its maximum value that material can bear, that material can bear without fracture, that material can bear without fracture. Material can bear without fracture. ओके, अगले रीजन पे आओ, E2F। E2F नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने टेंशन टेस्ट देखा था माय डियर, और टेंशन टेस्ट में आप देखो जब हम इस स्पेसिमेन को पुल कर रहे थे तो आप याद करो लास्ट में जब मैंने कहा था कि वहां देखो, तो आप देखो लास्ट में लगातार एरिया कम होता जाता था, एरिया कम होता जाता है, और एरिया कम होने की वजह से इसे बोलते हैं नेकिंग हो रही है। एरिया में ड्रास्टिकली चेंज आता है, कम होता जाता है, रेजिस्टेंस भी कम होता जाता है, और फाइनली ये टूट जाता है। तो एरिया कम होते जाने की वजह से इसको बोलते हैं नेकिंग। लिख लीजिए जल्दी से। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एमोर्फस स्ट्रक्चर, ये मटेरियल साइंस है। नदीम आप सिविल वाले हो, काहे पढ़े हो आप चक्कर में?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा ना करनी है, आपको सोम पढ़ना है, कुछ चीज़ें याद कर लो। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एमॉर्फस स्ट्रक्चर, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बीसीसी, एफसीसी, सब मटेरियल साइंस में पढ़ोगे माय डियर, हर चीज़ सोम में थोड़ा ना पढ़ लोगे। तो कुछ नाम में अगर दिक्कत आती है तो नहीं याद कर लो, हर चीज़ का मतलब नहीं सीख सकते ना यार, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तब मतलब समझ में आएगा। तो जो आपके सोम से रिलेटेड होगा वो मैं ज़रूर समझाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। ओके, लिखिए आफ्टर पॉइंट ई, आफ्टर पॉइंट ई द डायमीटर ऑफ कंपोनेंट, after point E the diameter of component begins to decrease rapidly. Begins to decrease rapidly due to local instability, due to local instability. Hence resistance offered by the component, hence the resistance offered by the component also decreases. Hence the resistance offered by the component also decreases. अब आप ये डायग्राम बना दीजिए कि लास्ट में जब ये फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर को थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं। इस तरह से फ्रैक्चर होता है नेकिंग होने के बाद। कप एंड कोन बनता है, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर ऑफ माइल्ड स्टील अंडर टेंशन टेस्ट। इस डायग्राम को बना दीजिए और ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला, ये 45 डिग्री होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये एंगल 45 डिग्री होता है, थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। पैंतालीस डिग्री होता है। इसी में स्लिपेज हुआ था, मटेरियल में स्लिप होके इस तरह की शेप बनके ये फ्रैक्चर हो गया नेकिंग होने के बाद। तीनों डायग्राम बना दीजिए। फ्रैक्चर का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा।
लास्ट 1 मिनट जल्दी से लिखिए। फ्रैक्चर का नाम भी याद रखिएगा। जो वहीं ग्राफ में आप लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा लिख सकते हैं हम लोग, मैं लिख भी देता हूँ। परसेंटेज वगैरह लिख सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्ट्रेन है, तो ध्यान रखिएगा सी पॉइंट तक जब तक यील्डिंग नहीं होता है, सी पॉइंट तक जब तक यील्डिंग नहीं होता है, स्ट्रेन बहुत कम आता है, बहुत कम स्ट्रेन। पता कितना? स्ट्रेन को परसेंटेज में लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। तो ये डेटा याद रखिएगा 0.12% स्ट्रेन लिखी हुई है। परसेंट में स्ट्रेन ही तो हो सकती है, एलोंगेशन तो हो नहीं सकता, ना के बराबर सी पॉइंट तक। पर सी से डी में बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है तो ध्यान रखना, डी का भी डेटा आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये हो जाता है 1.2% से 1.4%। ठीक है। ई पॉइंट की बात करें अगर, तो अल्टीमेट पॉइंट पे आने पे स्ट्रेन कितनी होती है? तो ये होती है 12 से 15% तक। और फ्रैक्चर पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास। तो सोचो यहां से यहां तक ये जो शुरुआत में स्ट्रेन आता है सी तक, ये बहुत कम आता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझो, फीलिंग के साथ पढ़ो। जैसे इसकी लेंथ 10 mm, लोड लगाया सी पॉइंट तक, ये हो गई 10.0001। लेकिन अब लोड और बढ़ाया तो अब एकदम से बढ़ गई, अब बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर सी पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा एलोंगेशन आता है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आता है। तो 10.001 से एकदम से हो गई 10 गुना बढ़ गई भाई, यहाँ पे 10.001 हो गई। फिर और ज्यादा बढ़ गई, और 10 गुना हो गई, 10.01 हो गई। ठीक है, इतनी चेंजेस होते हैं, नोट करो। ब्रेक भी लेते हैं क्या आप लोग? बस थोड़ा सा पढ़ लो, फिर ब्रेक देते हैं। दीपक आते हैं उस पॉइंट पे, पहले ये हो जाने दो, उसी पे आ रहे हैं। क्या ये परसेंटेज लिख लिया आप सभी ने? थोड़ा सा पढ़ लो, फिर ब्रेक देते हैं। नहीं, ब्रेक ले लो,
थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी छोड़ देंगे आज की क्लास, ठीक है, 12:30 तक छोड़ देंगे, 30 मिनट का ब्रेक भी दे देंगे, कल से थोड़ा खींचेंगे, आज थोड़ा थ्योरी है। ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ एक और फैक्ट पे, ये जो पॉइंट है ए बी सी, सी डैश तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, भूल जाओ, ये पॉइंट ए बी सी, ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट, सी है यील्ड पॉइंट, सी डैश कुछ नहीं होता। ये तीनों पॉइंट माय डियर, ये तीनों पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज, ये तीनों पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं। देखने में मैंने थोड़ा जूम करके बनाए हैं, लेकिन वेरी क्लोज पॉइंट। मतलब अगर मैं कहूं ए की स्ट्रेस होगी 240, बी की स्ट्रेस होगी 252, सी की होगी 250। ठीक है, मतलब 2 ऐसा बोल सकते हैं, मतलब सी की थोड़ी ज्यादा होगी, बी की मान लो 245, 248, 250, मतलब वेरी क्लोज पॉइंट, ना के बराबर अंतर होता है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू ए, हुक्स लॉ केवल कहां तक होता है, ए तक। लेकिन यार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग हुक्स लॉ को सी तक मान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू ओनली प्रोपोर्शनल लिमिट या ओनली पॉइंट ए, बट फॉर आवर कैलकुलेशंस हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन अप टू पॉइंट सी तक चलेगा। और सी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको समझाता हूं। तो अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग, नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। देखिए मैं बोलता हूं, नोट करके लिख लीजिए। In practical case, point A, comma point B and point C, point A, comma point B and point C are very close point, are very close point. So we can assume stress is directly proportional to strain. So we can assume stress is directly proportional to strain up to point C. Up to point C. Directly proportional to strain up to point C. मतलब यील्ड पॉइंट तक ले सकते हैं, लेकिन हुक्स लॉ होता, अगर कोई पूछे कहां तक होता है हुक्स लॉ, तो वो ए पॉइंट तक ही होता है। ठीक है, अब एक डेटा याद रखना कि फॉर अब सी की स्ट्रेस को हम लोग पुकारेंगे सिग्मा वाई टी, या ऐसे पुकारेंगे एस वाई टी, सिग्मा वाई टी या एस वाई टी, और इसे नाम दिया गया यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं भाई। इसका मतलब समझो, कंपोनेंट के ऊपर अगर आप सी से कम स्ट्रेस लगाओगे, बहुत सिंपल है, तो इस बॉडी में जो लेंथ चेंज होगी, जो स्ट्रेन आएगा वो 0.12% आएगा।
लेकिन अगर सी से ज्यादा कर दिया तो स्ट्रेन एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब अब लंबाई दिखने लगेगी उसकी बड़ी हुई, लोड लगने से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, सी तक भी चेंज होगी लेकिन ना के बराबर, वी कैन निग्लेक्ट दैट। लेकिन अगर सी से ज्यादा लोड लगाया तो उसकी शेप ज्यादा चेंज हो जाएगी और हो सकता है वो कंपोनेंट अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा ना कर पाए। मतलब बहुत सिंपल भाषा कि for a body if the stress is up to C or less than C, the strain is very less and we can neglect that. But if we increase the stress beyond point C, large deformation occur and it may possible that component or body should not perform its functionality। मतलब जो काम के लिए वो बनाया गया ना वो अपना काम ना कर पाए अगर C से ज्यादा हुआ। और एक बात ध्यान रखना कि if a body did not perform its functionality, अगर एक बॉडी अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं कर पा रही है, that is called failure। मतलब फेल्योर किसे कहते हैं? फेल्योर हम कहते हैं कि एक बॉडी का शेप कुछ ज्यादा चेंज हो जाए और वो अपने दिए हुए काम को पूरा ना कर पाए। मतलब हम कहेंगे कि सी से ज्यादा स्ट्रेस अगर है तो वो फेल हो गया और सी से कम स्ट्रेस है तो वो सेफ है क्योंकि उसकी शेप में ज्यादा चेंजेस नहीं आए। और माय डियर, फेल्योर और फ्रैक्चर में एक जबरदस्त अंतर होता है। फ्रैक्चर मींस बॉडी ब्रेक्स इनटू द पार्ट्स, बट फेल्योर मींस बॉडी कंपोनेंट बीम शुड नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी, मतलब अपने काम को पूरा ना कर पाए। उसकी डेफिनेशन हमने यील्डिंग से दी है। मतलब फेल्योर जुड़ा होता है यील्डिंग से। डक्टाइल की बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की बात हो रही है, अभी ब्रिटल पे आएंगे। और फ्रैक्चर का मतलब होता है दो भागों में टूट जाना। अच्छा, फ्रैक्चर इज ऑलवेज फेल्योर, मतलब कोई चीज फ्रैक्चर होगी तो फेल हो ही गया, बट फेल्योर इज नॉट ऑलवेज फ्रैक्चर। फेल्योर मींस बॉडी शुड नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी। एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक, डेटा भी याद रख सकते हैं, फिर एक डेफिनेशन लिखेंगे कि फॉर माइल्ड स्टील सिग्मा वाई टी या एस वाई टी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपन 250 मेगा पास्कल ले सकते हैं। ठीक है, 250 मेगा पास्कल ले सकते हैं। और यहीं पे डेफिनेशन लिखेंगे फेल्योर की। फेल्योर किसे कहते हैं? बस फेल्योर की डेफिनेशन लिख लो और एक और डेफिनेशन लिख लो, फिर ब्रेक देते हैं। डिफाइन करेंगे फेल्योर। if the component is unable to perform its given functionality, if the component is unable to perform its given functionality, that is known as failure. That is known as failure. ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक और बात। अब मैं बात करता हूं सेफ कंडीशन की। कैसे कोई चीज को हम सेफ कहेंगे और कैसे कहेंगे कि ये फेल्योर है। जैसे आने वाली स्ट्रेस सिग्मा इंड्यूस्ड, मतलब किसी कंपोनेंट के ऊपर जो लोड लगाओगे उसी को स्ट्रेस इंड्यूस्ड बोलोगे। मतलब इस कंपोनेंट के ऊपर इतनी स्ट्रेस आ रही है। और अगर मैं कह दूं स्ट्रेस इंड्यूस, शॉर्टकट में IND लिखा करेंगे। जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो अगर सोच लो आप यील्ड पॉइंट से कम है, भाई यील्ड पॉइंट के ऊपर हो गया तो उसकी लेंथ एकदम से ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा, फेल्योर मान लिया जाएगा। तो आने वाली स्ट्रेस
मान लो ये 250 है, आने वाली स्ट्रेस अगर 250 से कम है तो सोचो उसकी लेंथ ज़्यादा चेंज नहीं होगी और वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन माय डियर सोचो, हम लोग किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यार एक बॉडी को आप पुल कर रहे हो सकता है कुछ इंपैक्ट आ जाए, झटका लग जाए, शॉक आ जाए, कुछ बिगड़ जाए, सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं ना, तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आने वाली स्ट्रेस 250 से कम हो, सेफ है। लेकिन कुछ बिगड़ा तो ऐसा करो, आने वाली स्ट्रेस 250 से कम है, एक काम करो, आने वाली स्ट्रेस को 250 से नहीं 200 से ही कम रखो। एक काम करो, इसमें डिवाइड करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, इसमें डिवाइड करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप समझ गए होंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने डिसाइड किया और ये ग्रेटर देन 1 होता है, ये बुरी हालत में 1 होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। भाई बहुत सिंपल, ऐसे सोचो ना, एक कंपोनेंट के ऊपर आने वाली स्ट्रेस 250 से कम होनी चाहिए। अब लेकिन कोई कहे कुछ बिगड़ सकता है तो तुम कहोगे आने वाली स्ट्रेस भैया 200 ही से कम रखना, तो 250 से कम होना चाहिए। ठीक है, हम तो 200 से ही कम रखेंगे, मतलब 250 में एक फैक्टर डिवाइड कर देंगे, उससे भी कम रखेंगे आने वाली स्ट्रेस को। इस डेटा को जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देता है, और ये कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाई या गिवन बाई डिजाइनर, जो डिजाइन करता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल कंडीशंस। एक्चुअल कंडीशंस को देख के ये डिजाइनर डिसाइड करता है और उससे इसको आने वाली स्ट्रेस को कम रख देता है। और ये जो डेटा है, ये इसको एक नया नाम दिया गया, इसको एक नया नाम दिया गया, इसको बोला गया सिग्मा परमिसिबल या सिग्मा अलाउबल। इतना ही अलाउड है। सिग्मा परमिसिबल या सिग्मा अलाउबल, मतलब सिग्मा परमिसिबल होता है SYT या सिग्मा YT बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और इसी टर्म को, सिग्मा परमिसिबल को हम लोग पुकारते हैं, परमिसिबल बोलते हैं, अलाउबल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब एक सीधी सीधी बात कि सेफ्टी को हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि अगर कोई कहे सेफ कंडीशन बताओ, तो हम कहेंगे आने वाली स्ट्रेस को कम रखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब होता है वही जो भी समझाया, सिग्मा YT बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी होनी चाहिए। बस एक डेफिनेशन लिखो, फिर ब्रेक लेते हैं। Unable to perform its given functionality, भाई ये बात समझ पाए कि नहीं आई? फेल्योर क्या होता है ये समझ में आया सबको कि नहीं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है समझ पाए कि नहीं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में आया?
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसको, हमें सोम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। क्या कंप्लीट हो गया? फिर एक ब्रेक लेते हैं हम लोग। ऊपर वाला स्लाइड नहीं लिख पाए, लिखो जल्दी से। ऊपर कुछ था ही नहीं। क्लास नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, या जैसे हम सिग्मा अलाउबल कहते हैं, या और भी सिग्मा परमिसिबल कहते हैं। लिखिए इसके बारे में, इसको लिखो, फिर ब्रेक लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन करो। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस Gautam Kumar, that is the last condition. It is defined as the maximum value of the stress. It is defined as the maximum value of stress that material can bear. That material can bear without any failure. That material can bear without any failure. Strength of material की definition लिखनी। It is defined as the maximum value of the stress that material can bear without any failure. तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। 10:42 हुआ है, तो हम लोग मिलते हैं 11:10 पे, ठीक है? तो 20-25 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं और जल्दी छोड़ देंगे, 12:30 तक छोड़ देंगे। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मेरी भी फ्लाइट थी, तो मॉर्निंग में ही आया हूँ, तो अनकम्फर्टेबल है। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मिनिमम 5 आवर तो लेके चलेंगे। तो मिलते हैं, ओके? चलिए लेट मत होइएगा, क्योंकि आते ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।